अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं और हमारी वीडियोस शेयर कर रहे हैं और लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं हमारा चैनल। प्लीज़ लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आज का हमारा हमारा टॉपिक है नमूनिया। हम लोग नमूनिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि नमूनिया जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन है हर एज ग्रुप के अंदर। मतलब ये बच्चों में भी होता है, बेबीज़ में भी होता है, टीन एज में भी होता है, एडल्ट में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता है। ठीक है, तो इसकी आज हम बात करेंगे कि इसकी क्या प्रेजेंटेशन होती है और कौन सा ऑर्गेनिज्म नमूनिया कॉज करता है मोस्ट कॉमनली, और इसके साथ साथ इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और नमूनिया को किस तरह ट्रीट किया जाता है और नमूनिया जो है उसको आप डायग्नोज किस तरह करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे आपके साथ। प्लीज़ स्टे। जी, तो नमूनिया डिस्कस करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये बात समझ आए कि मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा किस तरह से काम कर रहा होता है। मतलब किस तरह से हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बाहर निकाल रहे होते हैं थ्रू लंग्स। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो इसके लिए जस्ट फ्यू पॉइंट मेंशन करता चलूँगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मतलब उसके अंदर उसका मेन काम यही होता है कि वो एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं बाहर से और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हम लोग बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो अगर आप देखें तो नोज़ है, नोज़ हो गई या ये नोज़ हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, फिर थ्रोट आता है या फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं ये भी इसके अंदर आता है, और फिर ट्रैकिया आता है जिसके थ्रू हवा जो होती है इनसाइड जा रही होती है। ट्रैकिया जो होता है या इसको आप विंड पाइप भी कहते हैं ट्रैकिया को। और उसके बाद जो होता है ये ट्रैकिया जो होता है ये डिवाइड हो जाता है लंग्स के अंदर जाके ब्रोंकस के अंदर। राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाता है और लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है लेफ्ट लंग में जाता है। तो इस तरह से जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इस तरह से काम कर रहा होता है कि आपने सांस लिया नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू, और फिर जो होता है वो फिर जो होता है फेरिंग्स में गया जिसको थ्रोट भी हम कहते हैं, और फेरिंग्स से लैरिंग्स में गई वो एयर, फिर लैरिंग्स होती हुई ट्रैकिया से होती हुई फिर राइट और लेफ्ट ब्रोंकस दोनों लंग्स में जाना होता है, और फिर इसी तरह से वो फिर लंग्स के अंदर जाती है जहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन चली जाती है बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो साफ होकर आ रही होती है लंग्स से वो जो होती है मतलब बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन जो होती है वो साफ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन इनसाइड जाती है और अंदर जाने की वजह से ऑक्सीजन जो होती है वो मतलब क्लीन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। और इस तरह से ब्लड के थ्रू वो जो होती है जब हार्ट जो होता है हार्ट के थ्रू ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है बॉडी के तमाम एरिया और टिश्यू के अंदर, जिसको सब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अगर हम बात कर लें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, देखें लेफ्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसी तरह से जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो वायरल इन्फेक्शन जैसे होता है तो वो कभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है मतलब, और या कभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो ऊपर का पार्ट होता है हमारा जिसके अंदर जो होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नोज़ है, नेजल कैविटी है, साइनसेस आ जाते हैं यहाँ पे, फ्रंटल साइनस, पैरानेजल साइनसेस और इथमोइडल साइनस, और ये सारे जो होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। इसके साथ लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जो होती हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती हैं, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो नीचे का हिस्सा है जहाँ से फिर मतलब लंग्स हो गए, लंग्स के अंदर ब्रोंकियाई हो गए या ब्रोंकियोल हो गए, या जिसको एयर सैक जो एल्वोलाई भी जिनको हम कहते हैं, वो सारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको कहते हैं। और जैसा कि अभी आपको बताया कि लंग्स ने ऑक्सीजन ली, फिर ऑक्सीजन जो होती है हमारे हर बॉडी को सेल्स को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो वो जो होता है ब्लड के थ्रू जो होता है वो कैरी करती है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर। और लंग जो होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है सेल्स की
वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल के अंदर बाहर निकल आती है, ठीक है। और अगर हम लंग्स की बात कर लें तो लंग्स जो होता है उसके अंदर लंग्स जो होते हैं सराउंडेड बाय होते हैं एक मेम्ब्रेन जिसको हम प्लूरा कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप ये देखें कि लंग्स हैं, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। ये ट्रैकिया, ऊपर से ट्रैकिया जो होता है डिवाइड होता है, यहाँ पे राइट के अंदर जा रहा है राइट ट्रैकिया है, राइट ब्रोंकस है, और लेफ्ट के अंदर जा रहा है लेफ्ट ब्रोंकस है, ठीक है। अब जब ये ब्रोंकस चले जाते हैं अंदर लंग्स के अंदर चले जाते हैं तो फिर ये जो होता है मतलब ब्रोंकस के जब डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट में, जब भी आप एयर ले रहे होते हैं नोज के थ्रू लेंगे, माउथ के थ्रू लेंगे, सही है, आपने लिया सांस लिया अंदर, तो उसके बाद जब आप नोज के अंदर आया, माउथ के अंदर आया, फिर वो फेरिंग्स के अंदर होता हुआ, लैरिंग्स के अंदर होता हुआ, फिर वो ट्रैकिया के अंदर पहुंचता है यहाँ पे। फिर ट्रैकिया जो होती है आपकी एयर जो होती है आ रही होती है उसको डिवाइड कर जाती है ऑक्सीजन को राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर, ठीक है। राइट और लेफ्ट ब्रोंकस तो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद क्या होता है जब वो लंग्स के अंदर चले जाते हैं पूरा, तो उसके अंदर जो होता है जब ब्रोंकस होते हैं वो ब्रोंक्यूल्स में वो ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा स्मॉल और उसको फर्दर डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स के अंदर वो ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। और फिर ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं और थोड़ा सा स्मॉल उसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं सेक्शन के अंदर, तो वो ब्रोंक्यूल से ब्रोंकियाल बन जाते हैं, फिर वो एल्वुलर सैक्स के अंदर जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, सही है। तो ब्रोंकियाई जैसा कि आपको बताया कि स्मॉल ट्यूब्स में चली जाती हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो जो एंड होते हैं तो वो स्मॉल टाइनी एयर सैक जिसको एल्वुलाई कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली एक्सचेंज हो रहा होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, बिल्कुल एंड साइड पे होते हैं लंग्स के। तो ये जो होते हैं इस तरह से ये गैस एक्सचेंज हो रही होती है, मतलब किस तरह से ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही होती है इसके थ्रू, ये ब्रोंकस, राइट लेफ्ट ब्रोंकस, सही है। ब्रोंकस के बाद डिवाइड होते हैं स्मॉल ब्रोंकियाई के अंदर, ब्रोंकियाई जो होता है फर्दर डिवाइड होता है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ये एंड होते हैं, मतलब एंड में चले जाते हैं, तो ये जो होते हैं एक तरह से एल्वुलाई के अंदर पहुंच जाते हैं, और एल्वुलर सैक जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये इसकी एनाटमी है। अब हम बात करते हैं नमूनिया के बारे में। जी, तो नमूनिया स्टार्ट करने से पहले हम लोग दोबारा से थोड़ी सी एनाटमी समझ लेते हैं लंग्स की। तो लंग्स, जैसा कि अभी आपसे डिस्कस किया कि लंग्स जो होते हैं वो मतलब हेल्प कर रहे होते हैं बॉडी को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि हेल्प कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर पहुँचे और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकले, ठीक है। तो लंग्स जो होते हैं मेन पार्ट प्ले कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। और लंग्स जो होते हैं उनके बाहर एक सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये आप लंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये राइट लंग है, राइट लंग, और ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। ये ट्रैकिया ऊपर से आ रहा है, ट्रैकिया आया, फिर राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, ठीक है। और जो सेपरेटेड जो होते हैं लंग्स आपस में, ये जो पीछे का एरिया आप नजर आ रहा है यहाँ पे आपको मेडिस्ट्रियम कहलाता है। ये मेडिस्ट्रियम में क्या होता है कि ये जो होता है इसके अंदर हार्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे हार्ट नजर आ रहा है आपको, और इसकी वेसल्स हैं लाइक एओर्टा है और ब्लड वेसल्स हैं, और इसके पीछे एसोफेगस नजर आ रहा है, सही। इस तरह से फिर यहाँ पे जो होता है ग्लैंड भी होते हैं। तो इस तरह से लंग्स जो होते हैं आपस में डिवाइड होते हैं। तो बस आपको ये सिंपल बताना था कि ये जो लंग्स होते हैं इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत ज़्यादा कहने के थिन मेम्ब्रेन होती है, और जो लंग्स के अंदर जो लंग्स मूव कर रहे होते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन मूव करते हैं, तो उसके अंदर से एक थोड़ा फ्लूइड होता है यहाँ पे, वो ये जो होता है हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जब कोई नमूनिया हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, या कोई पस हो जाती है लंग्स के अंदर, कोई पस डेवलप हो जाती है, या वायरल नमूनिया हो गया, बैक्टीरियल नमूनिया हो गया, अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो उसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से जो प्लूरा है, प्लूरल स्पेस है, यहाँ पे जो होता है फ्लूइड आके जमा हो जाता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ये कोई लंग का कैंसर है, उसके अंदर भी प्लूरल फ्लूइड जो होता है आके जमा हो जाता है। जब प्लूरल फ्लूइड जमा हो जाता है प्लूरल स्पेस के अंदर, तो लंग्स तो ऑलरेडी इन्फेक्शन के अंदर इन्फ्लेम हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और प्लूरल फ्लूइड ऑलरेडी आ गया, तो उसकी वजह से इनको
ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है, मतलब ब्रीथ नहीं कर सकते, और बोलने में प्रॉब्लम होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है, कोई फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जब प्लूरल स्पेस के अंदर प्लूरल फ्लूइड आ गया, उस फ्लूइड को निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें प्लूरल फ्लूइड को जो ड्रेन करना पड़ता है, प्लूरल फ्लूइड को जब ड्रेन करते हैं, और उसको ड्रेन करने के लिए जो होता है प्लूरल फ्लूइड को आप ड्रेन करते हैं, और जब वो प्लूरल फ्लूइड ड्रेन हो जाता है, और जब प्लूरल फ्लूइड को ड्रेन कर लेते हैं, तो जब प्लूरल फ्लूइड बाहर निकल जाता है, तो उसको फिर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, देखते हैं कि भाई इसके अंदर कौन कौन सा कोई इन्फेक्शन है, या फिर कौन सी प्रोटीन है, या मतलब इसके अंदर क्या मिल रहा है फ्लूइड के अंदर, प्लूरल फ्लूइड के अंदर, और ये इन्फेक्शन क्यों कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड को ड्रेनेज के थ्रू मतलब ड्रेन कर देते हैं बाहर से, यहाँ से जो होता है कैथेटर पास करते हैं, और जो कि इसको जो होता है ड्रेनिंग ट्यूब होती है एक तरह से, वो ट्यूब जो होती है उसको ड्रेन करके बाहर निकाल देते हैं फ्लूइड को। तो एक तो ये बात हो गई कि इन्फॉर्मेशन अगर नमूने के अंदर प्लूरल फ्लूइड जमा हो गया है, तो प्लूरल फ्लूइड को आप किस तरह से मतलब इसको ड्रेन करते हैं, और ड्रेनेज के बाद जो होता है पेशेंट कैसा फील करता है, और जब वो ड्रेन फ्लूइड करते हैं उसको आप इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी साइकोलॉजी या फिर आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, देखते हैं उसके अंदर कि प्लूरल फ्लूइड के अंदर क्या क्या कौन से ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, या कौन सा उसके अंदर फ्लूइड है, उसके अंदर कितनी प्रोटीन्स है, या फिर कौन से ऐसे सेल मिल रहे हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। तो नमूनिया की भी हम लोग फिर बात कर लेते हैं साथ साथ यहीं पे कि नमूनिया, जैसा कि आपको पता चला कि इन्फेक्शन है लंग का, और इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स की, जिसके बाद जो होती है इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो जो होता है उसको क्या मिल रहा होता है, मतलब कब्ज मिल रहा होता है बहुत ज़्यादा, और मतलब ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम मिल रहे होते हैं, फीवर, कफ, क्रैकल्स, ठीक है। लोब्स के अंदर इन्फेक्शन, अगर लोबार नमूनिया है फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब होता है राइट लंग है, इसके 3 लोब हैं, अपर मिडिल लोअर, लेफ्ट लंग के 2 हैं, अपर एंड लोअर। तो लोबार नमूनिया में क्या होता है, तो ऊपर का लोब इन्फेक्शन हो जाता है इसके अंदर, तो इसकी जो होती है ये इन्फेक्ट हो जाता है, ये नीचे का लोब अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उसको लोबार नमूनिया कहते हैं। लोबार नमूनिया में बिल्कुल पूरा लोब इन्वॉल्व हो जाता है, या इसका अपर या लोअर इस तरह से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, वाइट ब्लड सेल जो कि आपको पता है कि फाइट करते हैं अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर, वो हाई मिलता है, उनका काउंटेंट जो होता है वो मतलब नॉर्मल अगर वो 10 मतलब 8 to 9,000 है, तो इसके अंदर आपको काफ़ी यूँ इन्फेक्शन के खिलाफ वो फाइट कर रहे होते हैं, तो फ़ौरन आते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए उनका काउंट जो होता है वो कुछ ज़्यादा मिल जाता है, कुछ 14, 15, 16,000 इस तरह से मिलता है। या फिर इन्फेक्शन जो शो कर रहा होता है बॉडी के अंदर, CRP वो भी हाई मिल रहा होता है, चेस्ट पेन मिल रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है। तो जी जैसा कि अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो प्लूरल कैविटी के अंदर जमा हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि चेस्ट ड्रेन यूज़ करते हैं। चेस्ट ड्रेन जो होता है उसको जो होता है चेस्ट ड्रेन को इंसर्ट करते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर। यूजली जो होता है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर होता है, मतलब 5th इंटरकॉस्टल स्पेस जो होती है उसके अंदर आप मतलब उसके थ्रू यहाँ पे एंटर होते हैं 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर। और पहले जो होते हैं वहाँ पे आप लोकल एनेस्थेटिक देते हैं या लाइडोकेन, फिर उसके बाद जो होता है उसको आप जो होता है वो प्लूरल ड्रेन के थ्रू, या जिसको हम इंटरकॉस्टल ड्रेन भी कहते हैं, या चेस्ट ड्रेन भी कहते हैं, या प्लूरल ड्रेन भी कहते हैं, तो उसके थ्रू जो होता है फ्लूइड को निकालते हैं। जब वो फ्लूइड निकल जाता है उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं और देखते हैं कि इन्फेक्शन जो होता है प्लूरल के अंदर, मतलब कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, कौन से सेल मिल रहे हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, या फिर और कौन से कॉन्टेक्ट मिल रहा है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद फिर जो होता है इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई ये नमूनिया अगर है इसको तो कौन सा नमूनिया है। तो नमूनिया के सिम्टम हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कि नमूनिया में होता है फीवर मिल रहा है, प्रोडक्टिव कफ मिल रहा है, जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं मतलब स्टेथोस्कोप लगा के लंग्स के अंदर, तो उसमें क्रैकल्स मिलते हैं आपको इसके अंदर। और चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो उसके अंदर कंसोलिडेशन मिल रही होती है, मतलब कंसोलिडेशन मिल रही होती है लोब के अंदर, मतलब काफ़ी थिकनेस मिल रही होती है। और अगर आप देखते हैं उसको चेस्ट एक्सरे को देखते हैं तो यहाँ के ऊपर जो लोब है इसके यहाँ पे आपको काफ़ी कंसोलिडेशन मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये एरिया जो होता है लगता है कि इन्फेक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, चेस्ट एक्सरे से आपको पता चल जाता है। और जैसा कि बात की WBC हाई मिल रहा है, चेस्ट पेन मिल रहा है, तो सही नमूनिया डायग्नोस हो गया। अब नमूनिया का क्या करना है, मतलब पहले तो ये बात हुई कि नमूनिया आपको पता चल गया कि भाई पेशेंट को जो होता है नमूनिया है, सही है।
और फिर आपको जो होता है ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भाई नमूनिया तो है पेशेंट को, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि नमूनिया को जो होता है फिर आपको एंटीबायोटिक देकर ट्रीट करना होता है, एंटीबायोटिक देकर ट्रीट करना होता है। लेकिन जो कुछ पेशेंट होते हैं ना, उनको नमूनिया अगर है भी, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उनको रिस्क ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियसली इल ना हो जाए, ठीक है। तो अगर देखें ना नमूनिया है तो आपने एंटीबायोटिक दी, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो 2 to 4 वीक्स के अंदर एंटीबायोटिक्स अगर उन्होंने ली हैं तो उससे वो बेहतर फील करते हैं और ठीक हो जाते हैं 2 to 4 वीक्स के अंदर। लेकिन बास पेशेंट जैसे कि बेबीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, बेबीज़ के अंदर भी अगर ये हो गया बहुत उनकी अगर देखी जाए तो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो और जिस तरह ओल्ड एज के अंदर इम्यूनिटी भी काफ़ी वीक हो जाती है, या ओल्ड एज है, ऐसे लोग जो कि ओल्ड एज के अंदर हैं, ओवर 65 ईयर्स ओल्ड है, या इनको कोई और डिजीज़ है, कोई कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस है, या कोई लंग की कंडीशन है, ठीक है, या फिर चाइल्ड है, बच्चा है, उसकी भी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो ये लोग जो होते हैं ज़्यादा अनवेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इनके अंदर। तो इस तरह से फिर इनको डिसाइड करते हैं कि भाई अगर ऐसे लोगों को अगर हॉस्पिटल में ट्रीट करें आप, और इसके साथ एंटीबायोटिक भी दें और फ्लूइड भी दें और इन्फेक्शन को ट्रीट करें, और इसके साथ साथ आप ऑक्सीजन भी इनको प्रोवाइड करें, क्योंकि जाहिर सी बात है लंग क्या प्रॉब्लम है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी है, नमूनिया है, ठीक है, नमूनिया के अंदर इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट आप इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर जो है नमूनिया जो होता है एंटीबायोटिक से या तो बेहतर नहीं हो रहा, और पेशेंट को मतलब नाइट स्वेट भी मिल रहे हैं, वेट भी आप देख रहे हैं कम हो रहा है, और प्लूरल इफ्यूजन भी है, मतलब प्लूरल फ्लूइड भी मिल रहा है प्लूरल कैविटी के अंदर, तो आप मतलब ये भी सोच सकते हैं कोई एम्पाइमा भी हो सकता है, कोई पस हो सकती है, ठीक है, पस की वजह से प्लूरल फ्लूइड हो जाता है। तो जब भी हम प्लूरल फ्लूइड जो होता है, जैसे अभी डिस्कस किया कि प्लूरल फ्लूइड आपने उसको जो होता है एस्पायरेट किया, ठीक है, चेस्ट ड्रेन के थ्रू, और उसको बाहर निकाला, उसका फिर आप कल्चर करवाते हैं, माइक्रोस्कोपी करवाते हैं, और उसको जो होते हैं आप देखते हैं कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे, कौन सा कॉज कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से पता चलता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर कोई भी पेशेंट नमूनिया का होता है तो उसको उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ दिखी जाती है कि उसको डिसाइड जब करना होता है कि इसका नमूनिया कितना सीवियर है, इतना सीवियर है कि बंदा इसको या तो घर पे ट्रीट करना है या हॉस्पिटल में ट्रीट करना है, या फिर एंटीबायोटिक कौन सी देनी है। तो सो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक स्कोर होता है, इसे हम कहते हैं कर्ब 65 स्कोर, CURB कर्ब, और 65 स्कोर, ठीक है। ये स्कोर जो होता है ये डिसाइड करता है पेशेंट को या तो आपने कहाँ पे ट्रीट करना है, या तो घर पे ट्रीट करना है या फिर आपने हॉस्पिटल में ट्रीट करना है। तो आपको बता चलता हूँ कर्व जो होता है ये बिल्कुल नाम से ही है, जैसे सी से कंफ्यूजन, अगर पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि पेशेंट कंफ्यूज है, मतलब मेंटल स्टेटस उसका प्रॉपर मतलब वो नहीं 100% नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है, या फिर आप देख रहे हैं कंफ्यूजन डेवलप हो रही है, क्योंकि नमूनिया जो होता है ये कंफ्यूजन भी कॉज करता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, सही है। तो ये ब्लड के थ्रू जो होता है ये सेल बढ़ रहे हैं, आपके वाइट सेल बढ़ रहे हैं, ये जो होता है इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कॉज कर रहा है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है और सारी चीज़ें हो रही है। तो C फॉर कन्फ्यूजन, अगर कन्फ्यूज है बंदा तो ये आप देखते हैं, या फिर CU से क्या आता है यूरिया, ब्लड टेस्ट करवाते हैं क्रिएटिनिन यूरिया, तो यूरिया अगर देखते हैं पेशेंट का बड़ा हुआ है ग्रेटर देन 7 मिलीमोल है, तो ये भी इसका भी आप मतलब इसको नोट करते हैं। या फिर रेस्पिरेटरी रेट, आप रेस्पिरेटरी रेट काउंट करते हैं, अगर पेशेंट का 30 पर मिनट से ज़्यादा है, ठीक है, अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट से ज़्यादा है, या फिर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पेशेंट का ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक कहते हैं वो लेस देन 90 है, और डायस्टोलिक जो नीचे का होता है वो भी लेस देन 60 है, तो ये भी इसमें पॉइंट होता है एक। और अगर 65, अगर पेशेंट की एज 65 है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप पेशेंट को जो ना पॉइंट दे देते हैं, अगर आप देख रहे हैं पेशेंट कंफ्यूज है, वाकई कंफ्यूज है पेशेंट, तो आपने 1 पॉइंट दे दिया। यूरिया देखा, अगर इसका ग्रेटर देन 7 है तो आपने 1 पॉइंट यूरिया का दे दिया, ठीक है, तो इस तरह से 2 पॉइंट हो गए। रेस्पिरेटरी रेट देखा आपने, पेशेंट का 30 से ज़्यादा है तो आपने 1 पॉइंट यहाँ पे दे दिया, 3 हो गए। और इस तरह ब्लड प्रेशर देखा, अगर सिस्टोलिक जो ऊपर का होता है लेस देन 90 है, और डायस्टोलिक जो नीचे का होता है लेस देन 60 है, तो यहाँ पे भी आपने 1 पॉइंट दे दिया, 4 हो गए। और अगर आपने पेशेंट की एज देखी कि भाई ये तो 65 से ज़्यादा है, तो
तो ये 5 पॉइंट हो गया। तो इसमें ये होता है कि अगर पेशेंट के फॉर एग्जांपल रिस्क जो होता है अगर 0 to 1 है, स्कोर जो होता है पेशेंट का 0 to 1 आ रहा है कर्व का। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की एज जो होता है, आपने देखा कि भाई पेशेंट तो कंफ्यूज नहीं है तो आप पॉइंट नहीं देंगे। यूरिया देखा आपने उसका लेस देन 7 मिलीमोल पर लीटर से, ठीक है, मतलब कम है, कंफ्यूज भी नहीं है तो आप पॉइंट नहीं देंगे, 0। यूरिया भी इसका जो होता है बड़ा हुआ नहीं है 7 से, तो फिर आप 0 दे देंगे। रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे भाई, अगर 30 पर मिनट से कम है, ठीक है, 0। अगर ब्लड प्रेशर देखेंगे वो भी आपको नॉर्मल मिल रहा है, ठीक है। और अगर एज देखेंगे 65, वो अगर पेशेंट 65 है तो 65 से ज़्यादा है तो आप 1 पॉइंट दे देंगे। और बाकी आपने देखा CURB में से कुछ भी चीज़ मैच नहीं करी तो फिर आप 0 दे देंगे। तो इस तरह से 1 पॉइंट हो जाएगा, सही है। तो अगर इसमें फिर स्कोर आप 0 to 1 पॉइंट होता है तो इसको आप फिर आप घर पर ट्रीट करते हैं, पेशेंट को होम बेस्ड केयर देते हैं, मतलब घर के ऊपर ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर स्कोर आपका पेशेंट का 2 आ रहा है, फॉर एग्जांपल पेशेंट का कंफ्यूज भी है पेशेंट, अगर यूरिया भी उसका ग्रेटर देन 7 मिल रहा है या फिर 2 या 2 से ज़्यादा आ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा मिल रहा है आपका 30 पर बीट पर मिनट से, तो इस पेशेंट के अंदर अगर स्कोर 2 है या 2 से ज़्यादा है तो इंटरमीडिएट रिस्क होता है। तो 2 के अंदर भी इंटरमीडिएट रिस्क होता है तो पेशेंट को आप कंसीडर करते हैं कि हॉस्पिटल में ट्रीट करें, क्योंकि यहाँ पे चांसेस जो होते हैं इसके ज़्यादा होते हैं कि पेशेंट जो होता है रिकवर ना हो सके घर के ऊपर। और इसके अंदर डेथ का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नमूनिया जो होता है ये लीडिंग कॉज है, मतलब डेथ का। ऐसे पेशेंट के अंदर जो इम्यून कम्प्रोमाइज़ है, ओल्ड एज है, और उनके अंदर जो होता है क्योंकि चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं, तो उसको अगर स्कोर कर्व 65 स्कोर 2 आ रहा है तो इसको आप जो होते हैं घर पे हॉस्पिटल में करते हैं, कंसीडर करते हैं हॉस्पिटल बेस्ड। और अगर स्कोर 3 से ज़्यादा है तो आप मतलब फिर तो कंफर्म ही आप ICU में पेशेंट ट्रीट होता है या हॉस्पिटल में पेशेंट ट्रीट होता है, ठीक है। तो ये कर्व 65 का स्कोर जो होता है और लंग्स नमूनिया जो आपस में कहने के ये कनेक्टेड होते हैं। तो पहले आप जिस पेशेंट को भी नमूनिया होता है तो उसको कर्व 65 स्कोर जो होता है उसको आप कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आप ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात कर लें भाई नमूनिया की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये कौन सा नमूनिया कॉमन होता है। नमूनिया जो होता है वो बैक्टीरियल भी होते हैं, वायरल भी होता है, ठीक है। और जो होते हैं इस तरह से अगर मतलब मोस्ट कॉमन नमूनिया जो कॉज कर रहा होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है, जो कि बैक्टीरियल नमूनिया होता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है मतलब कुछ नमूनिया जो होते हैं HIV पेशेंट के अंदर कॉमन होते हैं, जिसको नीमोसिस्टिक कार्नी नमूनिया होता है, तो वो जो होता है खासतौर पर HIV में होता है। और कुछ जो होता है नमूनिया अगर आपको इन्फ्लुएंजा है उसके साथ हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स नमूनिया की, बैक्टीरियल भी हैं, वायरल भी हैं। और मतलब सिम्टम जो उनके मतलब मोरलेस यही जैसे हमने डिस्कस किए, सारी प्रेजेंटेशन जो नमूनिया की होती है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब किस तरह का कौन सा नमूनिया है। या फिर लीजनेला नीमोफीलिया होता है, मतलब अगर आप कोई स्विमिंग कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं, लाइक आप स्टे करते हैं होटल्स के अंदर, यहाँ पे इन जगहों पे काफ़ी कॉमन होता है और डेवलप होता है। मतलब कोई वाटर ऐसी जगह पर आप हो जो कि जहाँ पे वाटर जो होता है काफ़ी अर्से से यूज़ हो रहा हो, जो कि मतलब इसकी सफाई ना हुई हो प्रॉपरली, तो वहाँ पे लीजनेला कॉमन होता है। इस तरह से स्टैफ ऑरियस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। नमूनिया ये ऐसे लोगों में होता है जो कि जिनको कोई मतलब इन्फ्लुएंजा हुआ हो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और इसके अंदर ये कैविटेशन कॉज कर देता है लंग के अंदर। लंग के जो लोब्स हैं उनके अंदर ये कैविटी बना देता है, इस तरह का होता है। और इस तरह से फिर माइकोप्लाज्म नमूनिया होता है, और ये मतलब ज़्यादातर यंग एडल्ट में होता है। इसके अंदर भी वही ये कंसोलिडेशन कॉज करता है, थिकनेस कॉज करता है लंग्स की, और इससे पता चलता है चेस्ट एक्सरे से कि ये नमूनिया है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया हमने बात की, मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल नमूनिया का, और ये मतलब इसकी प्रेजेंटेशन जो होता है ये हार्टीज वेरियस भी इसकी वजह से होता है, ठीक है। और फिर जो होता है नमूनिया की ट्रीटमेंट हमने बात की कि भाई अगर आप मतलब ट्रीट कर रहे हैं उसको नमूनिया को, तो उसके अंदर डिफरेंट एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, अमोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं। अगर मतलब आप यूज़ करें फिर अमोक्सिसिलिन के साथ क्लैरिट्रोमाइसिन यूज़ करते हैं, या फिर इस तरह से मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। या फिर कोई ऐसा नमूनिया है जो कि HIV के अंदर है तो उसके अंदर डिफरेंट मेडिकेशन यूज़ करते हैं। और मतलब बाद लोगों को अगर पेशेंट को एलर्जी है तो एलर्जी के अंदर ऐसी मेडिकेशन नहीं यूज़ करते जो कि जिनसे पेशेंट को एलर्जी हो, ठीक है। बाद नमूनिया जो होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया भी होते हैं, जो कि पेशेंट जो होता है एंटर हुआ है
हॉस्पिटल के अंदर किसी और ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसको जो होता है नमूनिया डेवलप हो गया हॉस्पिटल के अंदर। और इसके अंदर ये होता है ज़्यादातर वही होता है अगर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ही हो रहा होता है वहाँ पे ज़्यादातर, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है या सूडोमोनास होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कॉमन होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी और आप एडमिट हुए कोई अपना प्रोसीजर कराने के लिए, सर्जरी करवाने के लिए, कोई और सर्जरी फॉर एग्जांपल लेने किसी की भी, आप जो है कोई हार्निया का ऑपरेशन हुआ आपका, या फिर कोलिसिस्टाइटिस है या फिर अपेंडिसाइटिस है, इस चक्कर में पेशेंट हुआ तो वहाँ पे जब वो स्टे किया उसने थोड़ा उसका बढ़ गया स्टे, तो पता चला कि भाई हॉस्पिटल में नमूनिया हो गया, तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कहलाता है। और उसके अंदर भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सूडोमोनास और बाज़ दफ़ा जो होते हैं हमारे से भी डेवलप हो जाता है, इसको मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप ऑरियस कहते हैं, क्योंकि वो स्टेप ऑरियस होता है जो कि एंटीबायोटिक जो होती है मेथिसिलिन उसको जो होता है ये रेजिस्ट कर रहा होता है, तो उसके लिए दूसरे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो यूजली डायग्नोज आप चेस्ट एक्सरे पे करते हैं, चेस्ट एक्सरे पे आपको कंसोलिडेशन मिल रही होती है लंग के अंदर, और इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप कितना सीवियर नमूनिया है, या फिर आप जैसे देखते हैं कर्व 65 स्कोर के थ्रू मालूम करते हैं। और यूजली जो होती है इसमें कोमोक्सिक्लोव भी यूज़ करते हैं फर्स्ट चॉइस, लेकिन अगर ऐसे लोग जिनको पेनिसिलिन की एलर्जी है तो उनके अंदर हम डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं। और जो जिनको सीवियर नमूनिया है तो उनके अंदर आईवी देना पड़ती है, ओरल से उनके फ़ायदा नहीं होता है इतना, इंट्रावेनस देना पड़ता है ताकि वो फ़ौरन असर कर सके, ठीक है। तो उसके अंदर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अगर ऐसा स्टेप ऑरियस की वजह से और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है तो आप इनको विनकोमाइसिन यूज़ करते हैं। विनकोमाइसिन जो होता है ऐसे लोगों में यूज़ करते हैं जिनको MRSA है और वो उसकी वजह से रेजिस्टेंट हो रहा है आपका एंटीबायोटिक का। तो बस यही है कि सीवियर के अंदर अगर है तो आपको जिसके अंदर IV ड्रग यूज़ करते हैं उनके अंदर सेफ्ट्रेक्सोन भी यूज़ करते हैं, और फिर और दूसरी एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और इसको फुली कवर करती हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया को। सही है, तो ये बात होगी आपसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया की। और जो है फिर आपसे बात की थी नमूनिया जो होता है इसमें ऐसे लोगों में भी कॉमन होते हैं जिसको नीमोसिस्टिक कार्डियक नमूनिया, नीमोसिस्टिक नमूनिया जो होता है HIV के अंदर कॉमन होता है या फिर ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कॉमन होता है। इसके अंदर भी आप चेस्ट एक्सरे से मालूम कर पता चला रहे होते हैं, और फिर कुछ कंडीशन के अंदर ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं और ब्रोंकल लेवाज करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी जो होता है एक तरह का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आप ब्रोंकोस्कोप के थ्रू या कोई बायोप्सी लेते हैं लंग की, या फिर उसको लंग को साफ करके उसका थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं, और फिर इसके अलावा स्पूटम सैंपल और कल्चर और माइक्रोस्कोपी भी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट मेडिकेशन है। अगर नमूनिया HIV के अंदर है तो यूजुअली HIV पेशेंट है तो उसको आप एंटीबायोटिक ऑलरेडी दे रहे होते हैं प्रोफाइलैक्टिक, जो कि इस तरह के इन्फेक्शन से उसको बचाती है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे जैसे आपको कहा ये चीज़ मिल जाती है नमूनिया, तो उसके अंदर कंसोलिडेशन मिलती है, लोबार कंसोलिडेशन मिलती है। और जैसे आपसे डिस्कस किया कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया हो गया मोस्ट कॉमन कॉज होता है, सही है। ऑरियस जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो होता है ये जो होता है कैविटी का करवा रहा होता है, बायलैटरल कैविटेशन करवा रहा होता है नमूनिया के अंदर। लेजोनीला में आपसे बात की, लेजोनीला जो होता है वो ज़्यादातर ऐसे लोगों में होता है जो कि ऐसी जगह स्टे कर रहे हैं होटल में, या फिर जहाँ पे वाटर की सप्लाई जो होती है उसके अंदर थोड़ा सा इशू हो और इतना साफ नहीं हो, और इसकी वजह से वो कंसोलिडेशन मिलती है उनके अंदर। और माइकोप्लाज्म नमूनिया भी होता है जो कि बच्चों में या यंग में होता है। और इसके साथ साथ अगर एम्पाइमा डेवलप हो गई, पल्स डेवलप हो गई है फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है नमूनिया की, वो पल्स डेवलप हो जाती है, वहाँ पे पल्स डेवलप हो जाती है, तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि पल्स, फिर आप पल्स को जो होता है उसको आप ड्रेन करते हैं, या फिर प्लूरल फ्लूइड है तो उसको ड्रेन करते हैं, तो फिर इसको आप ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक के साथ। सही है। पल्स के अंदर भी होता है कि भाई अगर पल्स है तो पहले आप देखते हैं पेशेंट की हिस्ट्री देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, एक्सरे लेते हैं, प्लूरल फ्यूजन आपको मिल रहा है, इन्फेक्शन मिल रहा है, फिर आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। और एंटीबायोटिक के साथ साथ जो होता है आप इसको फिर वहाँ पे उसका आप जो होते हैं सैंपल लेते हैं, प्लूरल फ्यूजन जो होती है अगर वहाँ पर है तो उसको एस्पायरेट करते हैं,
ड्रेनेज करते हैं, ड्रेन करते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर देख रहे होते हैं आप अल्ट्रासाउंड के ऊपर किस जगह पे लंग में पस मिल रही है, तो आप वहाँ से उसको एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं पहले ही, और फिर आप जो होते हैं उसको फ्लूइड कैविटी से अगर फ्लूइड मिल रहा है तो उसको निकालते हैं, ड्रेन करते हैं चेस्ट ड्रेन के थ्रू, और उसके साथ साथ जो होता है फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन से सेल्स मिल रहे हैं, कितने इन्फेक्शंस मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन से सेल्स हैं, और इसके साथ साथ मालूम करते हैं कि क्या क्या मिल रहा है इसके साथ साथ। तो ये सारी बात जो थी आपसे वही है। चले, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का इस वीडियो को वॉच करने के लिए। प्लीज़ हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें।